हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने सिंपल बेसिक जो भी त्रिभुज होता है उससे रिलेटेड जो भी चीज होते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी चीज थे उनको बताया था। उसके बाद लेक्चर 2 में अब देखिए एक चीज और, लेक्चर 1 में ही हमने त्रिभुज का वर्गीकरण बता दिया था, और लेक्चर 2 में आप लोग जब देखेंगे लेक्चर 2 को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग कहेंगे सर्वांग समता। तो जो सर्वांग समता की कसौटी होती है उसमें हम केवल एक कसौटी अभी तक बताए हैं आप लोगों को, SAS। अब एक चीज मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे जो SAS सर्वांग समता की कसौटी थी, देखिए हो सकता है कि मेरे मुख से कहीं कहीं समरूपता निकल जाए, ठीक है, लेकिन ये समरूपता जो है आप लोगों का नहीं है, ये क्लास 10th में है। समरूपता क्लास 10th की है और सर्वांग समता क्लास 9th की। तो आप लोगों को सर्वांग समता पढ़ना है। हो सकता है कि मेरे मुख से कहीं कहीं ये निकल सकता है, तो आप लोग यही मानिएगा। वैसे मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं यही बोलूं। देखिए, तो आप लोग जो सर्वांग समता की कसौटी पढ़े थे उनमें SAS हम एक बताए हैं अभी। तो ये जो होता है इन्हें सिंपली हम अभिगृहित बोलते हैं। आप कहेंगे ये कौन डिसाइड कर दिया कि अभिगृहित बोलते हैं? ना, ये कोई डिसाइड नहीं किया। जैसे जब वैज्ञानिक लोग इस चीज को प्रूव करना चाहे, जैसे जो भी चीज होता है तो पहले के लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वैसे भी कोई वैज्ञानिक हो तो प्रूव ही करेगा, ठीक है। और कोई भी अगर मान लीजिए वैज्ञानिक गणितज्ञ, मैथ है तो गणितज्ञ रहेंगे, तो जो भी गणितज्ञ हैं वे क्या करना चाहें, कोई भी चीज है तो उनको प्रूव करने की कोशिश की। तो जो चीज उनको लगा कि ये चीज हमने मान लिया ऐसे, तो जो उन लोग मान लिए, कौन? गणितज्ञ लोग, उन्हीं को हम बोलते हैं अभिगृहित। ओके, अभिगृहित की सहायता से जो चीज हम लाकर प्रूव कर देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रमेय। जैसे अभिगृहित मान लीजिए कुछ चीजों को मान लिया गया, जैसे अब मैं बताता हूं आपको। जैसे जब लेक्चर चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, तो उसमें आप ये देखेंगे, मेरा लेक्चर देखेंगे तो मैं उसमें डिटेल में बताया हूं। मैं अपना वैसे अगर कोई भी पढ़ाया होगा तो लगभग डिटेल में ही बताया होना चाहिए। जैसे हम अगर मैं बिंदु की बात करता हूं तो आप कहेंगे बिंदुओं के समूह को हम लाइन बोलते हैं। तो ये बिंदु क्या है? आप कहेंगे ये डिफाइन नहीं हो सकता भाई। बिंदु हम ये कह सकते हैं कि जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई, बिंदु होता है। तो ये बिंदु को क्या मान लिए? यूक्लिड अभिगृहित मान लिए, इसे अभिगृहित। अब आप ये बताइए, जब बिंदु को अभिगृहित मान लिए, कौन माना? यूक्लिड ही उस समय थे। तो जब बिंदु को यूक्लिड अभिगृहित माने तो अभिगृहित की सहायता से हम किस पे पहुंचे? आप कहेंगे रेखा पर पहुंचे, ओके। और रेखा की सहायता से हम कहां पहुंचे? किरण पर पहुंचे। किरण से कहां पर पहुंचे? आप कहेंगे कि लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड पे पहुंचे। और रेखाखंड से ही हम पहुंच गए कोण पे। भाई अगर दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो कोण बनती है। रेखाखंड से कहां पर पहुंच गए? कोण से। कोण की हम जब जैसे देखिए, कोण से जब थोड़ा आगे बढ़े, तीन भुजा की बात होने लगी, तो कहीं से भी कटा तो त्रिभुज की बात होने लगी, ओके। जब इसके आगे चलेंगे तो चतुर्भुज की बात होने लगी, कि ये आगे मिलेगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बस आप लोगों को समझना है केवल, ओके। तो देखिए, जो चीज हम प्रूव करेंगे या गणितज्ञ लोग भी प्रूव कर दिए कि ये चीज ऐसे ऐसे है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रमेय, ओके। अब देखिए, जैसे मैं आपको ये बताया था कि जो चीज हमने यहां पर लिख दिया, जैसे SAS, तो कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रही होंगी, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद अभी तो हम बता ही रहे हैं आप लोगों को कि क्या पढ़ना है आगे। जैसे कुछ लोगों के मन में ये आ सकता है कि क्या हम इसे AA लिख सकते हैं? तो मैं कल के लेक्चर में एकदम डिटेल में बताया हूं कि क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ओके। तो इसलिए अगर आप ये चीज लिखते हैं आप खुद इसे प्रूव कीजिए, ओके। प्रूव कीजिए और अपना नाम गणितज्ञ में सम्मिलित कीजिए, ठीक। लेकिन ये चीज प्रूव करना इतना आसान है नहीं, तो इसलिए जो चीज है वही चीज मानना पड़ेगा, ओके। तो यहां से जब ये चीज हमने एक अभिगृहित देख लिया, तो दूसरा हमने देखा कि परमेय 7.1, जिसको हम बोलते हैं ASA सर्वांग समता की कसौटी, ओके। ये चीज बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर एक चीज आपको समझना है, ये क्या मैं लिख दिया? प्रमेय। अब प्रमेय लिखने का मतलब क्या है? हम इसे प्रूव करेंगे।
अब या तो मैं आपसे प्रूव कराऊं या तो मैं डायरेक्टली कह दूं ये मान लीजिए, तो मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अब प्रमेय है तो प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए सर्वांग समता की कसौटी, कहीं कहीं इसी को डबल एस लिख देता है, क्यों लिखता मैं ये भी बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा। जैसे देखिए पहले मैं इसी की जिक्र कर लेता हूँ कि क्यों इसको लिखते हैं। सुनिए, अगर मान लीजिए कोई भी दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, ध्यान से पहले समझिए, अभी जब हम प्रूव कराएंगे सर्वांग प्रमेय को तो अपने आप तो समझे जाएंगे। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर कोई भी त्रिभुज ले ले, दो भुजा, ये दो भुजा, देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे एंगल को, ए एंगल को, ओके, और यस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड को। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि दो एंगल के बीच की साइड, दो एंगल के बीच की साइड, अभी देखिए ये दो एंगल है तो ये साइड, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये साइड, यानी हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण तथा उनके बीच की भुजा अगर इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ओके, ये चीज समझनी है कि सर्वांग समता की कसौटी यही होता है। लेकिन ये बताइए, अगर कोई दो त्रिभुज लिए, दो कोण बराबर है, ओके, तो तीसरा कोण बराबर होगा कि नहीं, आप दिमाग लगाइए तब बोलिएगा। आप कहेंगे ऐसा है, अगर मैं मान लिया कि एक ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये पूरा हो गया 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब ये अगर 50, ये भी 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। भाई यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे मैं मान के ये चलूं कि आपके मन में अब जैसे ये निकालने तो आता ही होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एडिशन 180 डिग्री होता है, ये तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ओके, अगर ये चीज आपको पता है तो आप कह देंगे हाँ, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो इसलिए हम इसको दो कोण को पास में ही लिख देते हैं। ओके, अगर दो कोण को पास में लिखे तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। ओके, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आइए काम की बात करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर ये चीज है तो हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम चलते हैं उपपत्ति में। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम कह दिए यहाँ पर कोई त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज ले लें, पी क्यू आर ले लें, पी क्यू आर ले लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर सिंपल ये भी बोल दिया कि अगर ये पर में 7.1 है, आपको पता होना चाहिए कि ये कोण इसके, ये कोण यहाँ और ये कोण यहाँ, ये कोण यहाँ बराबर है, और ये साइड क्या है, इक्वल टू, इतना तो दिया है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये बराबर है तो कैसे है और क्यों है। तो देखिए, आप सिंपली लिखेंगे, उपपत्ति में यही चीज लिखना ही है आपको कि एंगल बी, दोनों त्रिभुजों में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और यहां पर दिया है कि बी सी इक्वल टू है क्यू आर। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे आपको समझना ये दिख रहा है ना साहब पूरा, हाँ चलिए ठीक है। अब आपको समझना ये है कि हम इसमें करें क्या। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन आएगा। अब 3 कंडीशन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दो चीज बराबर हो गया, जैसे ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये साइड दोनों बराबर है, तो अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं इसको, ये चीज अगर ये चीज बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो हम कुछ दूसरा दिमाग लगाएंगे। तो आप कहेंगे ऐसा है, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। मान लीजिए हम पहला केस ये लेकर चलते हैं, इसमें पहला केस ये लेकर चलते हैं कि ए बी बराबर है पी क्यू की। ओके, ए बी बराबर है पी क्यू। अगर ए बी बराबर पी क्यू है तो हम डायरेक्टली कह देंगे ठीक है, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल टू हो गया तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल देंगे कि तीनों जो भी कंडीशन है, ये अगर ये दोनों बराबर है तो अब उसके बाद सब कुछ तो यहाँ लिखा ही है, तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है पी क्यू आर के। ओके, क्यों हम बोल दिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें मिल गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि
दूसरा कंडीशन क्या है, अब जैसे देखिए एक चीज आपको और लिख लेना है, जैसे यहाँ पर ए बी इक्वल टू पी क्यू, हमें ये क्या करें, आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, हम ये चीज तो परिकल्पना की, अब इसके आगे जो लिखना है ए बी लिख दिया हम, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, ये चीज हम माने हैं, परिकल्पना की है ऐसा। और यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया ही है, फिर एंगल, चलिए हम इसको ले लेते हैं साइड को, जैसे ये चीज जो हम किए हैं, ये तो आप कहेंगे ए एस ए जो सर्वांगसम की कसौटी होती है वही चीज तो आप इसमें लिखे हैं, लेकिन अगर हमको ये प्रूव करना है कि सर्वांगसम होते हैं तब तो हम परमे मानेंगे कि हाँ ये परमे है, तो इसलिए हम इसके बेस पे यहाँ नहीं बोल सकते हैं, ए जैसे इस बेस पर हम नहीं बोलेंगे कि ये सर्वांगसम है ना, हमको दूसरे तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे ये बताइए, अगर इसको मैं बराबर मान लिया और ये साइड बराबर है, ये भी हमारी परिकल्पना है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोले कि एंगल बी एंगल क्यू ये चीज दिया है, ओके। फिर यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए भी क्या है, दिया है। तो आप कहेंगे ऐसा है, मैं ये देख रहा हूं कि देखिए साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोलेंगे कि ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हुआ, एस ए यस से, ओके हो गया ना, एस से। आपको ये नहीं है कि डायरेक्टली इसी से प्रूव करना ना, जैसे ये चीज अगर है, ये चीज दिया है, तो हमको इस चीज से लेकर हमको ये देखना है कि हम दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं क्या कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, तब हम मान लेंगे कि हाँ ये सही है आपका कथन। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एस ए जो होता है ये सही है, कब, जब ये दोनों बराबर, ओके। अब आगे चलते हैं दूसरा केस, ठीक। जैसे देखिए अब चलते हैं दूसरे केस पर, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, ये सब डायग्राम यहाँ पर रहने देते हैं। पहला केस हो गया है, हम परमे साध्य सुने के ऊपरी भाग को मिटा देते हैं। अब दूसरा केस हम लेकर चलते हैं, केवल एक केस आपको समझाना है, अपने आप अब उसके बाद कर ले जाएंगे। जैसे देखिए हम दूसरा केस बात करते हैं, इसमें एक को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, अपने आप जैसे ही हम बढ़ाएंगे तुरंत के तुरंत हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसे देखिए एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है ऐसा परिकल्पना ही है हमारी कि ए साइड जो है, जैसे ए बी जो है, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू हो जाए, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू हो जाए, यानी ए बी का मान जो है बड़ा हो जाए और पी क्यू का मान छोटा हो जाए, दूसरा केस। और तीसरा ये बन सकता है कि पी क्यू बढ़ जाए ए बी से। तो मैं एक बताऊंगा, एक अपने आप कर ले जाएंगे सब। तो ये बताइए, अगर ए बी बड़ा है, मान लीजिए ए बी बड़ा है, तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर आप मान लीजिए डी। अब आप कहेंगे यही क्यों माने, तो हम वहीं पर मानेंगे जहां पर पी क्यू और बी डी बराबर हो जाए, ओके। ये चीज समझे, आप कहेंगे हाँ ये चीज तो ठीक है। तो अब यहां से हम अब डायरेक्टली बोल देंगे, क्या बोलेंगे, जब ये कंडीशन लिख दिए तो अब हम वही चीज लिख देंगे कि यहाँ पर बी डी इक्वल टू है पी क्यू, कैसे, हमारी परिकल्पना है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कैसे, गिवन डेट दिया है। फिर उसके बाद हम साइड को लेकर चलेंगे कि बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये क्या है, दिया है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे एस ए एस से त्रिभुज बी सी डी समांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, हो गया कि नहीं, कैसे हुआ है, आप कहेंगे एस ए एस से, ठीक है ना। तो देखिए इस कंडीशन में केवल इतना ही था, और कुछ तो ठीक है, ठीक। चलिए इतना ठीक है। अब इसके आगे, ठीक, जैसे ये त्रिभुज ये दोनों क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम होगा, ठीक। हमें यही चीज इसमें प्रूव करना था कि दोनों सर्वांगसम होगा, तो सर्वांगसम हो गया। उसी प्रकार से अब तीसरे केस में अगर देखें तो पी क्यू बड़ा है, तो पी क्यू के साइड में हम यहाँ पर मान लेंगे ऐसा कि जो इसके बराबर हो, सेम कंडीशन लगा कर हम यहाँ पर इसको कर लेंगे, ठीक। इसमें केवल और केवल इतना ही था, ए हम इसे सर्वांगसमता की कसौटी तभी बोलेंगे। अब ये परमे है चूंकि, तो हमने यहाँ पर देखिए प्रूफ भी कर दिया सिंपल तरह से। हमने क्या किया, पहला तो दो त्रिभुज ले लिया, दोनों त्रिभुजों में हमें ये चीज देखिए, यही चीज समझ लीजिए एक प्रकार से,
इसमें ए ऐसे यही बोलता है कि ये चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये यहाँ यह है, तो कोण सी बराबर कोण आर था और ये बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये इतना रहे तो हम बोल देंगे ये चीज है। लेकिन अब चूंकि हम अगर कोई चीज प्रूव करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं किसी अन्य डायरेक्शन से जाकर हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एस से चले तो भी हमने प्रूव कर दिया जब दोनों को बराबर लिए, एक को बड़ा ले जब लिए तो भी बड़ा हो गया, ठीक है। और एक को मान लीजिए जब छोटा लिया तो तीसरे कंडीशन में वो अपने आप यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये चीज एक मिनट देख लीजिए, उसके बाद तब हम आगे चलते हैं। आगे आप लोगों का एकदम ही समझ लिया आसान है, क्योंकि एक सोच रहे हैं प्रश्न करा दें, वैसे हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके बाद चलिए ठीक है देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए इसमें अब जो है, जैसे आप लोगों का बुक अभी हम ले ही नहीं पाए, अब जिस दिन हमको टाइम मिलेगा उस दिन ले लेंगे, घबराइए नहीं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। अब ये प्रूव हो गया तो अब तो हो ही गया, पीबीसी एसीबी, हाँ ठीक है। और सवाल तो यहाँ पर है नहीं, हाँ ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और दिया है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे एक चीज इसमें ये बोल दिया है कि अगर बिंदु ए और बिंदु डी संपाती हो जाए, बिंदु ए और बिंदु डी संपाती हो जाए, तो आप कह देंगे अगर बिंदु ए और बिंदु डी संपाती हो गया तो ये पहला केस बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको इसी में ये चीज नहीं लिखना चाहिए था, ये अलग त्रिभुज बनाना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर बिंदु ए और बिंदु डी ये दोनों बिंदु एक ही हो जाए तो ये बताइए ये दोनों बराबर तो संपाती हो गया, ये पहला केस हो गया, ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो ये मत कहिएगा कि क्या हो गया। अब देखिए अब हम चलते हैं एक प्रश्न पे, उदाहरण नंबर 3, जो कि समझ लीजिए एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप लोग कर सकते हैं उसी प्रकार से सेम होगा, ये नहीं है कि बस उसी प्रकार से लाइन खींचेंगे अपने आप हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 3 पर चलने से पहले आप लोग SAS को एक बार थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा। SAS क्या नियम था, कॉपी में लिखे होंगे तो देख लीजिए। SAS मैं एक बार बता भी देता हूँ। जैसे SAS यही था कि यदि कि कोई त्रिभुज है, कोई दो साइड बराबर हो, जैसे देखिए एक बार देख लीजिए तब हम उदाहरण 3 पर चलते हैं। वैसे उसमें उसका प्रयोग नहीं है लेकिन आगे हो सकता है मिल जाए। SAS है, दो साइड बराबर है, ये तो ये बीच वाला कोण भी अगर बराबर है तो हम कह देंगे कि ये चीज सर्वांगसम होंगे। SAS से साइड एंगल साइड, ये दोनों जो भी साइड है उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, कोई अन्य कोण नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, देखिए प्रश्न क्या है बोल रहा है रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। तो देखिए एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड CD। अब ये रेखाखंड है CD और ये रेखाखंड है AB के समांतर है। ओके, देखिए क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसा इसमें डायग्राम भी बनाकर दिया है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं होता है। फिर कह रहा है कि और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर ये आया AD, तो ये O, अब इसका क्या है मध्य बिंदु है। फिर बोल रहा है दर्शाइए कि AOB यानी AOB, अब जाहिर सी बात है कि ये यहां से मिलाएंगे तो एक बनेगा त्रिभुज। अब देखिए कह रहा है कि प्रूव कीजिए पहला AOB सर्वांगसम त्रिभुज किसके है, DOC। अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर कह रहा है कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। तो अब बताइए ये कैसे होगा, आप कहेंगे बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, हमें तो दिख रहा है सिंपल काम। अब देखिए सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। देखिए कैसे, आप कहेंगे ऐसा है एंगल, डायरेक्टली हम कर रहा हूं, हाँ ठीक है, एंगल AOB इक्वल टू है एंगल COD। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, चलिए मैं बताता हूं। ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आप लोग पहले मेरा लेक्चर जाकर दिखाए हैं उन कोण का, देखिए ये क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। उसके बाद आप कहेंगे अब कैसे होगा, तो अब देखिए बिल्कुल आसान काम भाई, आपको ये पता है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है क्योंकि मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल OD इक्वल टू OA,
क्यों? क्योंकि लिखेंगे हम एडी का मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ है। मैं जो लिख रहा हूं आपको वही नहीं लिखना है, आप दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ओ रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है, किसी भी प्रकार से लिखिए, बस सेंस वही निकालना चाहिए। फिर उसके बाद आप कहेंगे ऐसा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ये कोण ये कोण बराबर होगा। तो अब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होगा। तो यहां से आप लिखेंगे एंगल CDO, ए भी लिख सकते हैं, यहां तक भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इक्वल टू है एंगल OAB। क्यों? आप कहेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब ये बताइए, ये तीन हमको मिल गया कि नहीं? क्या मिला? आप कहेंगे ये क्या है? एंगल, साइड एंगल। अब ASA आया तो इसे मैं AAS लिख ही सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या चीज कि त्रिभुज COD सर्वांगसम त्रिभुज AOB। क्यों हुआ? आप कहेंगे SAS सर्वांग समता की कसौटी से। अब हमको आप खुद बताइए, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि OC बराबर OP OB CPCT द्वारा। अब CPCT क्या है? सर्वांगसम त्रिभुजों में उनके संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे इंग्लिश में CPCT लिखते हैं। अब CPCT नहीं लिख रहा है तो हटाइए, लिख लीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों में उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इतना लिखिए, या तो डायरेक्टली लिख दीजिए आप CPCT द्वारा। ओके। अब यहां पर आप इसका मतलब ये हो गया कि अर्थात ओ रेखाखंड BC का मीन पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। आया समझ में? तो बस आप लोगों का इतना ही केवल था। अब उसके बाद आप लोगों का बचा है प्रश्नावली 7.1। अब मेरा कोशिश ये रहेगा कि अगले लेक्चर में मैं 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न को करा दूं। नहीं 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न को करा दूं। ठीक, तो अगले लेक्चर में आप सभी लोगों का पूरा 8 के 8 प्रश्न प्रश्नावली 7.1 के मिलेंगे। तो अगला लेक्चर ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में बता सकते हैं।